चलिए दोस्तों, घटनासार की लास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपने कहा था ना कि सर खत्म कब होगा, तो मैं भी इंतजार करता कुछ आगे पढ़ाने के लिए मिल जाए। तो अब आगे पढ़ाने के लिए मिलने वाला है, आप सबको पता है, और इसको खत्म करते हैं। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्यारी मैगजीन थी, अच्छी कंटेंट को शामिल किया गया था और अच्छी से चीजें लिखी गई हैं। लास्ट 6 मंथ के जो बहुत बेहतरीन नोट्स, इंडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं ये नोट्स है जिसपे हमकी चर्चा या जिसपे हमारी पकड़ होनी चाहिए। ये रिवीजन, आप जिसमें हिम्मत है आने वाले 4 दिन में पूरी मैगजीन की रिवीजन कर जाओ। आपको आप कोई भी ईयरली मैगजीन पढ़ोगे आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 59 देखो, हमको क्या है इसमें पहला टॉपिक है वो पुरस्कार है। पुरस्कार में देखोगे जो पहला टॉपिक है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो दूसरा टॉपिक है वो है व्यास सम्मान, और जो तीसरा टॉपिक है वो आपका है सरस्वती सम्मान। इन तीनों सम्मान के ऊपर 1 मिनट में ही मैंने 1 मिनट के अंदर की मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और वहां पे सब चीज समझा दिया था। खैर ऐसा नहीं कि यहां पे नहीं समझाऊंगा, तीनों चीजों को समझाता हूं। देखिए, साहित्य के क्षेत्र के ये तीनों बड़े पुरस्कार हैं और आप एक काम करना, आप एक कहीं लिखना, एक तरफ नोट्स बनाना, ऐसे लिटरेचर लिखना, और एक तरफ इधर राइटर का नाम लिखना, ठीक है, लेखक का नाम लिखना। इधर आप क्या करना, इधर आप लेखक का नाम लिखना, इधर लिटरेचर, इधर लेखक। कम से कम 10 से 12 बुक्स आपको मिलने वाली है, ठीक है, 10 से 12 बुक्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। और इधर लिखना फिल्म पुरस्कार, एक कॉलम बनाना, और इधर लिखना मूवी, ठीक है, मूवीज, जो इंपॉर्टेंट मूवीज हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं उनके नाम। इनका एक चार्ट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। और इतना काम कर लिए तो ये टॉपिक आपका बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। चलिए याद करते हैं। देखिए, 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बात किसको मिला, तो जिस पर्सनालिटी को मिला उस पर्सनालिटी का नाम है विनोद कुमार शुक्ला जी। विनोद कुमार शुक्ला जी ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने साहित्य लेखन किया है और इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के तो ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को कुल 11 लाख रुपए मिलते हैं। आप यहां देखना, नीचे लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि भाई जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता होता है उसको 11 लाख रुपए दिया जाता है। और 11 लाख रुपए के साथ एक सबसे प्यारी चीज जो मिलती है वो वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। वाग्देवी की या वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि हमको तो वाग्देवी ये पर्यायवाची शब्द किनका है, तो उनके कुछ पर्यायवाची शब्द को आप नोट करा दो। उनके कुछ पर्यायवाची शब्द को आप क्या करो, यहाँ पे नोट करा दो, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पे मैं क्यों बताया डायरेक्टली आके कि भैया इस पुरस्कार के विजेता को 11 लाख रुपए मिलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता को 11 लाख रुपए मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप 11 में 1 जुड़ोगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये 12 बन जाएंगे। और मैंने क्या बताया, बोला कि विनोद कुमार शुक्ला जी ने हिंदी के लिटरेचर्स लिखे हैं, तो हिंदी के लिटरेचर्स को या हिंदी में लिखने वाले को, लिटरेचर्स लिखने वाले को ये 12वें ऐसे लेखक बने हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो हिंदी के ये 12वें लेखक है जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हमको क्या करना होगा, इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को, कुछ महत्वपूर्ण लिटरेचर्स को, अब कविताओं को देख लेना चाहिए। इनके द्वारा जो पहली कविता लिखी गई वो 1971 में लिखी गई। आप में से जो लोग देख रहे होंगे उनके मैक्सिमम के पैदा होने के 20 से 25 साल पहले। उस कविता का नाम था अभिषेक जय हिंद। अभिषेक जय हिंद नामक इन्होंने एक कविता लिखी। उसके बाद से इनके लिटरेचर्स की झड़ियां लग गई। उनमें प्रमुख लिटरेचर्स में नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनकी अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन कृति है। इस कृति के लिए 1999 यानी 1999 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था और 2023 में सबसे अपडेटेड जो इनको अवार्ड मिला था वो था पेन सम्मान, ठीक है, या नोबोको, ठीक है, NABOKOV नोबोको सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये हो गया हमारे आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमको क्या करना है, आप ऐसे बनाना, एक कैसे नोट बनाना, लिख देना पुरस्कार, एक कॉलम, ठीक है, और यहां पर लिख देना प्राप्तकर्ता, दूसरा कॉलम, और यहां पर लिख देना इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि कोई पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई लिटरेचर लिखा रहा हो तभी मिले, ठीक है। अब इसमें पहला कॉलम आप लोग क्या बनाओगे इस तरीके से, अभी बस समझा दे रहा हूं कि इसको रिवीजन कैसे अच्छे से कर सकते हो। यहां पे लिखना ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक तो ऊपर तरीका बताया वो तो काम कर ही सकते हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और संस्करण कौन सा है, 59 है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देना 59। तो संस्करण तैयार हो गया। प्राप्तकर्ता का नाम कौन है, विनोद कुमार शुक्ला जी, विनोद कुमार शुक्ला जी, ऐसे लिखना विनोद कुमार शुक्ल। और इंपॉर्टेंट फैक्ट में इनके लिटरेचर्स लिख देना, इनके लिटरेचर्स का नाम लिख देना, ठीक है। तो ये आपके रिवीजन के लिए हो गया, अपने रिवीजन के लिए शॉर्ट में आपका काम हो गया।
इसी तरीके से अब आगे आपको दूसरा नंबर कॉलम बनाना है, अगले पुरस्कार के बारे में लिखना है। कम से कम आपको 15 पुरस्कार तैयार करने हैं, तो ऐसा कॉलम रहेगा, एग्जाम तक 2-3 बार रिवीजन होगा, एक एक चीज आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये व्यास सम्मान। व्यास सम्मान का 34वां संस्करण है, ये व्यास सम्मान का 34वां संस्करण है, और इस बार जिनको मिला है वो हिंदी की लेखिका है, उनका नाम है सूर्यबाला। इनका प्रमुख जो उपन्यास है, जिस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सूर्यबाला जी सम्मानित की गई, उस उपन्यास का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी। व्यास सम्मान के विजेता को 4 लाख रुपीज मिलते हैं, 4 लाख रुपीज। ऊपर 11 लाख हमने देखा ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ठीक है, और अभी हमने देखा क्या व्यास सम्मान में कितना 4 लाख रुपए मिलते हैं, 4 लाख रुपए मिलते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग को बात क्या समझना होगा, ये हमको बस इतनी चीज दिमाग में रखनी है। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट हमारा सरस्वती सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो साधु भद्रेश दास जी को। अभी मैं तीनों को इंटरकनेक्ट करूंगा। साधु भद्रेश दास जी को, नाम में एक वर्ड क्या है, साधु। साधु, ठीक है। आप बताओ साधु तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है, ठीक है, आरोह वाले खास में बताना। और अगर आपको लगता है तद्भव है तो इसका तत्सम बताओ, अगर आपको कहोगे कि तत्सम है तो इसका तद्भव बताओ। पहली बात तो यही क्लियर करो, तद्भव है कि तत्सम है। तो साधु भद्रेश दास जी को क्या किया गया, ये सम्मानित किया गया। अब देखिए ये क्या है, ये संस्कृत विद्वान है, ये संस्कृत विद्वान है। किस कृति के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया, तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये इनकी बुक है, इस लिटरेचर है, इनकी कृति है। इसी कृति के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। अब इंटरकनेक्ट समझिए तीनों को। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए मिलते हैं, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए मिलते हैं, और आपके सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए मिलते हैं, यानी 11 धन 4 बराबर 15। पैसे में कौन बड़ा हो गया, सरस्वती सम्मान बड़ा हो गया। अच्छा, आप जब व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हो तो हिंदी लेखक को मिली है। आप जब व्यास सम्मान देते हो तो सूर्यबाला जी हिंदी लेखक है, इनको मिली है। तो यानी ज्ञानपीठ और व्यास हिंदी लेखक को मिला है, और सरस्वती सम्मान जो है वो संस्कृत के लेखक को मिला है। ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जिनकी बुक है। इंटरकनेक्ट में इतनी चीजें समझनी थी। अच्छा, नेक्स्ट नंबर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा, भारत का लिटरेचर का नोबेल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और भारत का दूसरा साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार देखना है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार की मेरे भाई क्या विशेषता होती है, ये लगभग सभी भाषाओं में इसको दिया जाता है, उच्च मतलब जो साहित्य लेखन है उनके लिए। मतलब लास्ट 5 ईयर में, देखो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा तो ठीक, नहीं लिखा होगा तो भी ठीक, वैसे लिखा होगा कहीं कि लास्ट 5 वर्षों में, ठीक है, देखना कि पिछले 5 वर्षों में, देखिए यहाँ पे विगत 5 वर्षों में जो महत्वपूर्ण कृतियां इनकी प्रकाशित की जाती हैं उनके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी आपको क्या दिमाग रखना है कि 2 भाषाओं के लिए अभी नहीं दिया गया था। जब भी करंट अफेयर की मैगजीन लिखी गई थी तब तक उनमें से एक भाषा है उर्दू और दूसरी है बंगाली। इन 2 के लिए अभी नहीं दिया गया था, उर्दू और बंगाली के लिए। लेकिन 2 के लिए नहीं दिया गया था, लेकिन टोटल 22 लैंग्वेज में इसको दिया गया। कितनी, 22 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बंगाली और उर्दू के लिए भी यह पुरस्कार घोषित नहीं किया गया। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब हमारे लिए क्या है कि सर हमको क्या 22, अब सोचो एक कॉमन सी बात सोचो, मैं कह रहा हूं 22 लैंग्वेज में दिया जाता है, तो क्या आप में हिम्मत है कि 22 भाषाओं के उत्कृष्ट लेखक और उनकी पुस्तक को याद करना? आपको भी कहोगे नहीं सर, नो चांस। क्योंकि अब बताओ, उर्दू भारत की आधिकारिक भाषा कब बनी, सॉरी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कब बनी उर्दू, ये हमको कमेंट करके बताओ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उर्दू में अभी मिला नहीं तो हमको हिंदी और इंग्लिश तैयार कर लेना चाहिए। चलिए ये 2 देखते हैं। तो यहां पे देखिए बुक्स का नाम लिखा है, इसका हिंदी वाली बुक का नाम लिखा है, और यहां पे आपकी इंग्लिश वाली बुक का नाम लिखा है। दोनों बुक्स का नाम लिखा है। जो हिंदी की बुक है, अब फिर आप क्या करना, आपको क्या लिखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखना है। ठीक है, पुरस्कृत में या पुरस्कार पाने वालों में एक आपको लिखना है, एक पर्सनालिटी का नाम लिखना है गगन गिल, ब्रैकेट में लिख देना हिंदी। ठीक है, और इसके पास लिख देना स्टरीन कीरे, ब्रैकेट में लिख देना इंग्लिश। ठीक है, तो गगन गिल और स्टरीन कीरे, अच्छा नाम से भी लग रहा है, गगन गिल और स्टरीन कीरे में कोई डाउट तो नहीं जाएगा। गगन गिल हिंदी के नाम से ही लग रहा है, ये हिंदी वाले हैं बेचारे, और स्टरीन कीरे नाम से लग रहा है भाई अपने देश की, अपने गोले के बाहर की है। इनकी स्टरीन कीरे की बुक के नाम है स्प्रिट नाइट, और गगन गिल भाई साहब का है मैं जब तक
आई बाहर, ठीक है, मैं जब तक आई बाहर, ये गगन गिल की बुक है, ठीक है ना। तो हिंदी और इंग्लिश की बुक है, ये हमको पता रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, यानी अगर व्यास सम्मान और आप सरस्वती सम्मान से बात करो तो साहित्य अकादमी पुरस्कार एक टाइप से डिफरेंट भी है, क्योंकि व्यास सम्मान और व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान लास्ट 10 ईयर में जो आपकी उत्कृष्ट कृतियां हैं उसके लिए जाता है, जबकि साहित्य अकादमी लास्ट 5 ईयर में जो आपकी उत्कृष्ट कृतियां हैं उसके लिए दिया जाता है। तो ये भी एक चेंज है, ठीक है। यहां पे मैंने हिंदी और इंग्लिश वाले को हाईलाइट कर दिया चार्ट में, यहाँ पे उन 22 भाषाओं की कृतियों के बारे में चर्चा किया गया है, और एक यहाँ पे डोगरी भाषा में लिखी गई है इकोहोर अश्वस्थामा, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा है। अब मैं कहूंगा आपसे क्या चीजें तैयार करनी है, ठीक है। पहली बात आप बताओ कि भाषा राजभाषा की चर्चा किस भाग में की गई है, ठीक है। सेकेंड आप बताओ अनुसूची 8, शेड्यूल 8, अनुसूची 8 के बारे में बताओ। अनुसूची 8 बताओ कि भाई ये किसके बारे में चर्चा करती है। अगर आप कहोगे सर ये तो लैंग्वेज के बारे में, आधिकारिक भाषाओं के बारे में चर्चा करती है, तो भारत में हमको पता है कि 22 ऑफिशियली भाषाएं हैं, कितनी 22 ऑफिशियली भाषाएं हैं, और इसमें समय के साथ कई सारी भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, यानी इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर भी बताओ कि भाई सर ये वो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ध्यान देना उनमें से प्रथम 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप जोड़ोगे, ठीक है, मान लो ये एक्स वाई है, तो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो संख्या है वो जुड़ के मिल जाती है। पहले में जितनी भाषा को जोड़ा गया, दूसरी वाले में जितनी भाषा को जोड़ा गया, और तीसरी वाले में जितनी अमेंडमेंट में जितनी भाषा को जोड़ा गया, आप जोड़ोगे तो इन दोनों की जोड़ उसके बराबर आती है संख्या के अकॉर्डिंग। ये ट्रिक भी है उसमें, मैं क्यों चाह रहा हूं कि आप लोग देखो। तो होमवर्क क्या हुआ, आप ये 2 चीजें आपको स्वतः देखनी है, ठीक है, समय नहीं है इसलिए इसको आप स्वतः देखना। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, हमको पद्म पुरस्कार देखना होगा। देखो पहले तो हमको क्या क्या पद्म पुरस्कारों में चीज मेरे भाई याद होनी चाहिए। तो टोटल इस बार यानी 2025 में कुल कितनी पद्म पुरस्कार दिया गया, तो 139 पर्सन्स को पद्म पुरस्कार दिया गया। इसमें कितनी, इसमें मरणोपरांत थे और कितनी महिलाएं शामिल हैं, पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो और अच्छा, मरणोपरांत तो आप फिर भी छोड़ दो, तो इसमें 10 विदेशी थे, 10 फॉरेनर थे, ये याद करना है, और 23 वुमेन्स थी, ये याद करना है। दूसरा फैक्ट, इसमें 139 लोग को दिया गया। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तीनों श्रेणी मिला के 139 लोग को दिया गया। 10 फीमेल, जिसमें 10 फॉरेनर्स हैं और 10 आपकी, यहाँ पे FOR ले देता हूं ताकि फॉरेनर समझ जाए, और 23 आपकी वुमेन्स हैं, ये फैक्ट हमको याद रखना है। अब देखिए हमको इस 139 को तोड़ना होगा 3 पार्ट्स में। देखो सबसे कम पुरस्कार नो डाउट की पद्म विभूषण को दिया गया होगा, तो 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित हुए, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या कोई फॉरेनर है, कितने लोग मरणोपरांत हैं, इन 7 पर्सनालिटी का नाम हमको याद करना है। उसके बाद से इस 7 पर्सनालिटी के बाद से 19 पर्सनालिटी को, 19 पर्सनालिटी को दिया गया पद्म भूषण, और फिर 113 पर्सनालिटी को दिया गया, आपके 113 पर्सनालिटी को दिया गया क्या, पद्मश्री। आप इसको ऐड करोगे तो 139 आ जाएगा, ठीक है। हमें 7 पर्सनालिटी का नाम हमको बताना चाहिए, ठीक है, और देखना है कि इस पद्म भूषण में क्या कोई यूपी से है जिसको हमको तैयार करना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए पहले तो हम इन 7 पर्सनालिटी का नाम देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखना। इन 7 पर्सनालिटी के जब आप नाम को फोकस करोगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें ऑलरेडी ज्यादा हाईलाइट है, क्योंकि करेंट अफेयर मैंने इसको एक जगह पहले पढ़ा दिया है, ठीक है ना। हाँ कोई नहीं, अब लोग आते हैं, अब खत्म कर देता हूं आपके पास भी, आज कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले तो हमको पता कि छठ की एक गीत, बहुत प्यारी प्यारी जो गीतें आप छठ में सुनते हो, वो शारदा सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई गीत है, और शारदा सिन्हा जी भोजपुरी में बहुत मिठास भरी गीत हुई, ठीक है, जिसको आप सुन सकते हैं सभी समाज में प्राउडली, ठीक है, और गर्वान्वित महसूस करें। तो शारदा सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई ऐसी बहुत से गायक भोजपुरी गायिका है, ठीक है। इनको मरणोपरांत अर्थात दिवंगत होने के पश्चात इनको यह अवार्ड दिया गया। तो पहली ये दिवंगत होगी। इसके बाद से एमटी वासुदेव नायर को भी मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया। एमटी वासुदेव नायर, ठीक है, नाम से बता जाए केरल के नायर, ठीक है, तो सिंपल से होते हैं, नायर केरल के होते हैं, तो केरल के नायर ये भी दिवंगत है, तो दिवंगत में दूसरे हो गए। तीसरे मारुति सुजुकी, आपने खूब चलाई होगी, तो मारुति उसमें जो वर्ड है वो भारत से है, और सुजुकी जो वर्ड है वो जापान से है। तो इंडिया और जापान का टेक्नोलॉजी और संसाधन का यहाँ पे मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। जो सुजुकी साहब है, एक्चुअली जो सुजुकी आप लोग नाम सुनते हो मारुति सुजुकी में, वो टाइटल है,
ओसामू सुजुकी के द्वारा ये एक टाइटल है, ठीक है। देखो इनको नाम कितना मस्त बन गया, मारुति सुजुकी, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग अपना नाम मिला है तो मारुति तिवारी, मतलब ठीक है, मारुति तो खैर मान लीजिए आप बता। अच्छा चलिए यहाँ पे तो हिंदी वालों के लिए फिर एक होमवर्क, मारुति आप बताइए कि किनका पर्यायवाची शब्द है, मारुति किनका पर्यायवाची शब्द है, चलिए ये बताइए। हिंदी वालों के लिए एक और चीज, आरओ वालों के लिए, ठीक है। चलिए भैया ये बताइए आप लोग। अच्छा चलिए हम लोग बात करते हैं अपनी जगह पे। तो ये मारुति सुजुकी के मानद अध्यक्ष थे कौन, ओसामू सुजुकी जी। अब देखिए जापान से संबंधित है, जापान हमारा फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है। हमको जापान के अपने दोस्त की जमीन के बारे में बताना चाहिए। तो हम जापान की जो लैंड है वो 4 आइलैंड्स में डिवाइड है, नॉर्दर्न टू साउदर्न, इसको अरेंज करिए, ठीक है। होन्सु, होक्काइडो, क्यूशु, शोकोकु 4 आइलैंड है। ये मैं अरेंजमेंट से नहीं बोला हूं, इनको अरेंज करो और बताओ इन चारों आइलैंड्स में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये बतानी है आपको। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये बात आपको बतानी होगी। ऊपर से बताओ क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जापान से गुजरता है, यस या नो, ये भी बताओ आप, ठीक है। ओके चलिए, मतलब जापान को आपको ठीक से देखना मैप। अच्छा आते हैं 3 पर्सनालिटी हो गए, उसके से चौथे पर्सनालिटी आप देखना। चौथे पर्सनालिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सिख मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक है, आपके जस्टिस जगदीश सिंह खेहर जी को भी दिया गया। ये पहले सिख न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर जी को भी क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। अब देखो जस्टिस जगदीश सिंह खेहर जी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, पहले मुख्य न्यायाधीश है किसके, सिख कम्युनिटी से, सिख धर्म से पहले मुख्य न्यायाधीश है। हम यहीं पे हिस्ट्री में चाहें तो हम लोग सिख धर्म, हम अपने सिख गुरु को, हम अपने गुरुओं को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हमको गुरुओं के क्रम पे ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी चीजें पूछ सकता है कि भाई अमृतसर किसके काल में बना, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, मतलब वो जो पवित्र बुक्स लिटरेचर्स है उन सभी के ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन, की क्रम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक सिख गुरुओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब मुगलों के द्वारा जो अत्याचार किए गए वहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। कैसे एक सिख संप्रदाय का न्यू रखा गया ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, यानी बंदा बहादुर के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। आगे चल के सिख कई सारे मिसलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें सुकर चकिया मिसल थी जो पंजाब में फेमस मिसल थी, ठीक है। और रणजीत सिंह इसके राजा थे, तो रणजीत सिंह ने कई सारी ट्रीटीज की। रणजीत सिंह ने अफगान से भी ट्रीटी की थी, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से ट्रीटी की थी। ट्रीटी के विषय क्या थे ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रणजीत सिंह के मरने के पश्चात आगे दिलीप सिंह जी की बारी आती है, हालांकि बीच में एक और शासक की बारी आती है, फिर दिलीप सिंह जी की बारी आती है। तो फिर दिलीप सिंह जी से कैसे ट्रीटी होती है, फिर कोहिनूर हुला कैसे चकिया मिशन यानी पंजाब से या महाराजा रणजीत सिंह से दिलीप जी को मिलती है, दिलीप जी से कैसे चली जाती है। दिलीप जी बाद में उनका डेथ होता है लंदन में, क्योंकि वो लंदन जाके रहने लगते हैं, पेंशनर उनको बना के भेजा जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जापान और सिख धर्म यहाँ पे 2 मिल गया। इसी तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। आगे कह रहा है इसके अलावा एशियन हेल्थ केयर के संस्थापक थे DN रेड्डी। होमवर्क आप नोट करना, 10-15 होमवर्क हो जाएगा, इसको पढ़ लेना क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। एशियन हेल्थ केयर के संस्थापक थे DN रेड्डी, जो कि तेलंगाना के हैं, उनको तैयार करना है। और गुजरात की कथक नृत्यांगना है, उनका नाम है कुमुदनी रजनीकांत, ठीक है। और हमारे पास जो क्लासिकल डांसेस है, क्लासिकल डांसेस कहां से कहां का है, ठीक है, कौन सा कहां का है, कुचिपुड़ी कहां की है, कथक कहां पे है, ठीक है, कथकली कहां की है, हमको एक चीज पता रहनी चाहिए। स्टेट आता है पेपर में, लास्ट टाइम आरओ के कैंसिल पेपर में ही आया था, ठीक है। तो कुमुदनी रजनीकांत का संबंध कहां से, गुजरात से, अब ध्यान रखना। तो हमको क्या देखना है, देखिए अब यहां पे अभी हमने पहले सिख मुख्य न्यायाधीश जी का नाम सुना, अभी रिसेंट में पहले बौद्ध न्यायाधीश जी आए हैं, ठीक है। तो सिंपल से बौद्ध धर्म के पहले ऐसे फॉलोअर है न्यायाधीश है जो बौद्धिज्म से संबंधित रखते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, अब यहां से अब सर क्या बौद्ध धर्म भी पढ़ ले, ठीक है भाई, आप मैं मानूंगा आपको लगेगा सर बहुत ज्यादा होमवर्क मिल गया, ऐसा कौन सी बात है, ठीक है, अब बौद्ध धर्म मत देखो, ठीक है, आपका नुकसान होगा, आप समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमको अभी ये करेंट अफेयर है उनके बारे में बताना चाहिए, किस नंबर के हैं, ठीक है, और ये सब चीजें हमको पता रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद से आपका क्या है, लक्ष्मी नारायण और सुब्रमण्यम जी। तो इस 7 पर्सनालिटी का नाम मैंने आप याद कराया, हमको ये बताना चाहिए इनमें से किनको किनको मरणोपरांत दिया गया ये बताना चाहिए। पद्म विभूषण के बारे में बस आप इतना जानो
सॉरी पद्म भूषण के बारे में कि भाई 19 लोग को दिया गया और ये 19 पर्सनालिटी के हैं। इन 19 पर्सनालिटी में 2 यूपी से हैं। एक लोग का नाम है साध्वी ऋतंबरा, दूसरे का राम बहादुर। तो साध्वी राम बहादुर ऐसे भी हम लोग आ सकते हैं। तो साध्वी से हमको समझ में आएगा कि साध्वी का काम क्या होता है, सामाजिक कार्य को ध्यान में रखना, ठीक है। तो सामाजिक कार्य को बढ़ावा देना, तो साध्वी से हो गया सामाजिक कार्य, हम लोग इजिली कनेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश से राम बहादुर राय, ये आपके लिटरेचर से संबंधित थे, ठीक है। तो ये 2 पर्सनालिटी आपके हो गए यूपी से जिनको पद्म भूषण मिला। पद्मश्री पाने वाली पर्सनालिटी की संख्या कितनी है, 113 पर्सनालिटी है। बस इतना याद करना और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। आप इसके लिए अलावा एकदम निश्चिंत रहो। अब हमारी बात आ गई किसकी, हम देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमको जो हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार उसमें क्या क्या देखना होता है। तो पहली चीज तुमको समझना होगा, ठीक है, वो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद्र जी की बर्थडे पे मनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं ये हमको पता रहना चाहिए। आप उम्मीद करेंगे कि इस चीज को गूगल करके निकालोगे, ठीक है। अब देखो, तो हम इसमें क्या देखेंगे, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार देखेंगे। उसके बाद से अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है, किनको मिला वो देखेंगे। फिर हम अर्जुन पुरस्कार की 2 श्रेणियां हैं, एक नियमित श्रेणी है और एक आजीवन श्रेणी है, दोनों श्रेणियों को देखेंगे। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी सेम श्रेणी है, इन चीज को देखेंगे। तो हम ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में की 3 सीरीज है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मतलब किसको दिया गया, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार में देखेंगे तो 4 पर्सनालिटी उसको दिया गया। ये खेल क्षेत्र का कह सकते हो नोबेल है भारत का, ठीक है, ध्यान देना। अब एक चीज समझो, जिन 4 पर्सनालिटीज को दिया गया बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। गुकेश डी, शतरंज खिलाड़ी, ठीक है भाई। कौन ऐसा होगा जो डी गुकेश को नहीं जानता हो, अभी आप शतरंज पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा पढ़ोगे डी गुकेश के बारे में। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। सुश्री मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। तो ये क्या है, वो 4 खिलाड़ी हो गए। ये वो सुश्री मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 अवार्ड्स जीते, ठीक है। आप बता सकते हो गोल्ड तो नहीं था, ठीक है, तो बाकी दोनों में से किस कैटेगरी में था, मतलब वो रजत था या फिर कमेंट करिए। अच्छा, हम लोग एक बार पुरानी आय दृष्टि में आपने ठीक है वो देखा होगा, ठीक है, ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, ठीक है। तो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स हमको फिर से तैयार करना है, क्योंकि लास्ट टाइम 22 सितंबर के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि आरओ में नहीं आएगा, पता चले 2 क्वेश्चन वहां से दे दिया तो एकदम मुंह चोखा हो जाएगा, ठीक है भाई क्या कर दिया। आयोग करेगी यही, आयोग को पता है कि हमको बस क्या करना है, हमको भावनाओं से खेलना है। बच्चे डरे रहेंगे, पढ़े ना पढ़े, पिछली बार तो फला से नहीं आया मैगजीन से, इस बार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे डिलीमा का लाभ उठाएगी। हम कर क्या सकते हैं, हम बस ये सोचना है, अल्टरनेट कुछ और कर सकते हैं तो करते हैं। आते हम लोग समझ लेंगे। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में पहली चीज तो आप ये समझो कि भाई ये 32 पर्सनालिटी को देगा, कितनी 32 पर्सनालिटियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अर्जुन पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया जाता है उनको 15 लाख रुपए मिलते हैं, कितनी 15 लाख रुपीस मिलती है। तो आप चाहो तो ऐसे डैश ना लिखे, ऐसे 15 LAKH लिख दो तो समझ जाओगे आप लोग कि 15 लाख रुपए मिलते हैं। तुमको एक चीज ये समझना है। अब आप खुद सोचो बहुत जेन्युइन तरीके से, क्या आप इन 32 खिलाड़ियों का नाम याद रख सकते हो? क्या आप इन 32 खिलाड़ियों का नाम याद कर पाना आपके लिए संभव है? तो आप याद करिए, नहीं संभव तो छोड़ दीजिए। आप बस ये याद रखिए 32 खिलाड़ी है, लेकिन ये 4 खिलाड़ी का नाम याद करना आसान है। अरे यहां से ये भी आ सकता है कि डी गुकेश का संबंध किससे है, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है। हरमनप्रीत हमको होता है क्रिकेट से भी संबंधित है, लेकिन वो हरमनप्रीत और ये हरमनप्रीत में अंदर है, ठीक है, ध्यान देना। तो हम नहीं याद करते तो हम नहीं याद करेंगे, ठीक है। वो लालू जी कहते हैं ना, नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नहीं याद कर सकते हैं तो ठीक है, हाँ नहीं याद करिए, छोड़िए। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। इन दोनों की 2-2 कैटेगरीज है। इन दोनों की क्या है, 2-2 कैटेगरीज है। अब देखना, तो अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की 2-2 कैटेगरीज है। जैसे आजीवन और नियमित कैटेगरी, ठीक है, आजीवन और नियमित कैटेगरी। अब ऊपर देख रही हमने अर्जुन पुरस्कार की क्या देखा, नियमित कैटेगरी देखा। अब यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की आजीवन कैटेगरी है। अर्जुन पुरस्कार की आजीवन कैटेगरी में केवल 2 पर्सनालिटी को मिला। आजीवन कैटेगरी का मतलब यह होता है कि भाई ऐसे खिलाड़ी जो जिस खेल से संबंधित थे रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी वो खेल को प्रोत्साहन दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उनको अर्जुन पुरस्कार देते हैं, ठीक है।
तो समझो बात को, वो कौन थे? तो उसमें उन्हें नाम हमको याद रखना होगा। जैसे मुरली, मुरली क्या है? मुरली मतलब भगवान कृष्ण का नाम है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण क्या है? युद्ध से रिटायर है, मतलब महाभारत के पहले उन्होंने क्या किया कि भाई बहुत सारे युद्ध लड़े, सब जीते, उनको हरा कौन सकता है भाई, ठीक है, सिंपल सी बात। तो मुरली को हरा, तो नाम है मुरली। अरे उनके जीतने के पीछे का रीजन क्या था? कि वो सत्य के मार्ग पे चलते थे, सच्चाई के मार्ग पे चलते थे। तो देखिए इनके नाम में है, एक लोग के नाम है सुच्चा। तो मुरली यानी वासुदेव श्री कृष्ण आजीवन क्या रहे? सच्चाई के मार्ग पे चले, तो मुरली सुच्चा। तो आजीवन अर्जुन पुरस्कार। अच्छा, मुरली चूंकि अर्जुन से संबंधित है तो अर्जुन पुरस्कार भी इजिली तैयार हो जाएगा। तो मुरली सुच्चा, एक लोग के नाम में मुरली है, एक लोग के नाम में सुच्चा है, ठीक है, धन्यवाद। एक लोग के नाम में मुरली है, एक लोग के नाम में सुच्चा है, ठीक है। अच्छा आते हैं हम लोग, हम देखेंगे अब द्रोणाचार्य पुरस्कार। हम क्या देखेंगे? द्रोणाचार्य पुरस्कार देखेंगे। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी दो सीरीज है, नियमित और आजीवन। नियमित और आजीवन, ठीक है। नियमित को तैयार कैसे करेंगे? तो नियमित वाला तैयार करने में नाम बहुत प्यारा सा है, तो इजीली आ जाएगा। ऐसे नियमित क्या लग रहा है? जैसे सुभाष, जैसे लग रहा है अपने गांव के घर के बगल का कोई है, संदीप, ठीक है, सुभाष, संदीप, ठीक है, दीपाली, ऐसे याद हो जाओ। जैसे लग रहा है कि कोई घर के बगल का है, बगल की नाम लग रहा है, ठीक है। ऐसा होता ना कि घर में सुभाष भी है, संदीप भी है, सौरभ भी है, ठीक है। तो ऐसे सुभाष, संदीप, दीपाली याद कर जाओ कि नियमित से रहेगा, ठीक है। ये हर घर में नियमित तौर पर ये नाम मिल जाता है, हर गांव में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। शायद ही कोई गांव हो जहां पे सुभाष संदीप नाम के लोग ना हो, ठीक है। तो सुभाष, संदीप, दीपाली, ठीक है, ये दिमाग में। अच्छा, आजीवन श्रेणी में क्या है? तो आजीवन श्रेणी की जो पर्सनालिटी है उनमें भी, मतलब दोनों आजीवन में, अर्जुन पुरस्कार का आजीवन हो या द्रोणाचार्य का आजीवन हो, दोनों में मुरली है। लेकिन वो मुरली और इस मुरली में अंतर है। देखिए वो कौन थे? वो आपके थे मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ठीक है। तो ये क्या है? पैरा तैराकी है, ठीक है। तो तैराक, ठीक है, पेट के बल ही तो लोग तैरते भाई, पीठ के बल भी तैरते हैं, बट ठीक है नॉर्मली। तो याद करने का हमारा ये, इससे रिलेट कराने का भी हमारा इजिली काम हो जाएगा, हम इजिली इसको रिलेट भी करा लेंगे, ठीक है। और दूसरी जो मुरली है ना, दूसरी जो मुरली है, ठीक है, ये वाले जो आपकी मुरली है, ये बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, ये बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक। तो आप मुरली सुच्चा थे, अर्जुन नियमित, अर्जुन आजीवन में, ठीक है, अर्जुन आजीवन में। और यहाँ पे क्या है? ठीक है, अब इसमें 3 नाम है, किसी को भी फिट करा लो, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि मुरली अरमोडो को आप मैच कराइए याद करने के लिए, इसको रीड करिए, मुरली अरमोडो, ठीक है। अरमोडो क्या है? फुटबॉल खिलाड़ी है। अरमोडो क्या है? ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखना है, ऐसे थोड़ा सा 1-2 बार इमेजिनेशन करने दिमाग में, ताकि ऑप्शन हमको आए तो हम पहचान जाए, ठीक है। अब देखिए मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ट्रॉफी, तो इसको नहीं याद करना। अब बोलोगे सर ये दुश्मनी बस ऐसा बोलो, ऐसा नहीं। देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उन बुक्स का नाम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में से कोई अगर बता पाए कि सर इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है तो अच्छी बात होगी। एक बार आप पलटोगे घटनासार, घटना चक्र, इसलिए आपको पता चलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा कुछ क्या कोई यूनिवर्सिटी भी बनाई गई, उसका नाम, मतलब इनके जो योगदान है भारतीय इतिहास में वे बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्रिकेट ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आप पढ़ना चाहो तो अपने मन से इसको पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पढ़ क्या सकते हो? देखो भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चलता रहता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्हीं को मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी दिया जाता है। और इस पर ये ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को गया। मतलब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, समग्र जो विजेता रहा होगा वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा होगा, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया। आपको बहुत मन करे तो अब पुरस्कार में ये लिखना, ये और यहीं पे डैश लाइन लगाना, लिखना किसको? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बस इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, बस, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। मतलब कि वह निकाय या उस व्यक्ति को दिया जाता होगा जो खेल को प्रोत्साहन प्रदान करे, ठीक है। तो जैसे एक संस्था है, इसका नाम है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को इस बार का खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया, ये याद रखना है। इसके बाद से, ठीक है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, छोड़िए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब आते हम लोग जमनालाल बजाज पुरस्कार। जमनालाल बजाज क्या थे, हिस्ट्री के भाई ये मतलब हिस्ट्री में इनका अभूतपूर्व नाम है, ठीक है। ये बैंकर्स भी थे, कांग्रेस से भी संबंधित थे, ठीक है। जेल भी ये गए हैं। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इनका संबंध था। इनकी बहन भी गांधी जी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, दोनों से संबंधित थे। तो अब चूंकि जमनालाल बजाज जी के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया, ठीक है, जमनालाल बजाज जी के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया, तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि भाई जमनालाल बजाज जी से संबंधित जो दो मूवमेंट मैंने बताया, एक बताया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और एक क्या बताया मैंने, एक बताया आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दोनों ही मूवमेंट को अच्छे से आपको जान लेना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, इन दोनों मूवमेंट को अच्छे से आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनका संबंध बहुत खतरनाक है। इनको एक राय बहादुर की टाइटल मिली थी, राय बहादुर की टाइटल मिली थी, और इस राय बहादुर की टाइटल को इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान रिटर्न कर दिया था, लौटा दिया था। क्योंकि गांधी जी का यह था कि भाई उपाधियों का हम त्याग करेंगे, तो इन्होंने लौटा दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले हमको पता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में चूंकि ऑटोमन साम्राज्य, मिस्र वगैरह अपोजिट साइड थे, सेवरेश की संधि से ऑटोमन साम्राज्य की शक्तियां समाप्त कर दी जाती हैं, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इसी के अगेंस्ट भारत में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, ताकि खलीफा की शक्तियों को पुनर्वापसी हो। खैर ये नहीं होता है, खिलाफत मूवमेंट को ही आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। इस कमेटी का संबंध क्या यूपी से है तो आप सब जरूर बताएं। आप कहेंगे कि हाँ सर है, तो आप सब जरूर बताएं, ठीक है, ठीक है। इस चीज तुमको ये देख लेना है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये सब चीजें देख रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपको समाप्त करना होगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी, ठीक है, स्टेडियम को भी आपको समाप्त करना होगा। ये स्टेडियम के पहले क्या है ना, गांधी जी ने यहां पे भगत सिंह वाली भी घटना हो जाती है, ठीक है, और विशेष सत्र में जो गांधी इरविन पैक्ट था उसकी एक पैक्ट भी है। तो स्टेडियम आप तैयार करोगे तो समझो कि स्टेडियम के पहले आपका क्या क्या चीज तैयार हो जाएगा। गांधी जी की 11 सूत्री मांग आप तैयार कर सकते हो, आप नमक सत्याग्रह तैयार कर सकते हो। नमक सत्याग्रह गांधी जी की 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग पहली घटना है, नमक सत्याग्रह उसके बाद की घटना है, ठीक है। नमक सत्याग्रह के परिणाम क्या निकले, ठीक है, तो अंग्रेजों ने छापा मार मार के सबको जेल में भेजेंगे। तो यहीं पे धरसना रेड है, धरसना रेड भी यहीं से संबंधित है। धरसना रेड की घटना नमक सत्याग्रह के जस्ट अगले दिन की है, ठीक है। सरोजनी नायडू जी से वहां का संबंध है, ठीक है। उसके बाद से अब वो चीज तैयार करते हो, फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी बोला कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे, हम वो तैयार करेंगे। इसी बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रहा है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो कॉन्फ्रेंस बेकार चल जाता है। इसी के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये दबाव रहता है इरविन के ऊपर कि गांधी जी और कांग्रेस के सहयोगियों को भेजे, ठीक है। इसी के लिए सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट होगा और गांधी जी अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में पार्टिसिपेट करते हैं, राजपूताना बोर्ड से जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत प्यारा टॉपिक है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब यहाँ पे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित वर्ग को, ठीक है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन। अब बताओ पृथक कैसे लिखाएगा, पृथक ऐसे लिखाएगा मतलब हिंदी के लिए, या पृथक ऐसे लिखाएगा, या पृथक ऐसे लिखाएगा, और ये यही है। इन तीन में से क्या सही है पृथक का, ठीक है। चलिए इन तीन में से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बताओ पृथक कैसे लिखा है, ठीक है, अशुद्धि में, आप समझो। फिर वहां से गांधी जी नाराज होकर लौटेंगे, 71 सीटें पे पृथक निर्वाचन मिलने वाला था। गांधी जी आते हैं यहाँ पे अनशन कर देंगे, ठीक है, और फिर पूना पैक्ट होगा, क्योंकि पूना जेल में गांधी जी बनते हैं, तो इसके लिए इस सम्मेलन को या इस पैक्ट को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक सहमति बनती है, ठीक है। अच्छा, सेक्रेटरी गांधी जी नहीं थे, ट्रिपल एम यानी मदन मोहन मालवीय सेक्रेटरी थे। मदन मोहन मालवीय ने का संबंध हिंदू महासभा से भी है, ठीक है। आप हिंदू बता सकते हो कि हिंदू महासभा का गठन कब किया गया, आप ये भी बता सकते हो, ये सारी बातें आप एग्जैक्ट बता सकते हो। देखो आप चीजों को जब इंटरलिंक करके तैयार करोगे ना, तो आप करंट अफेयर पढ़ने का मजा ही अलग हो जाएगा। इन चीजों को आप नोट करना कहीं ना कहीं, ठीक है, कि हमको इसको क्लास के बाद इन टॉपिक्स को समाप्त करना है। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा कि सर यार अच्छा गेस किए थे, अगर हम लोग कर लेते तो अच्छा रहता, ठीक है।
हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो कम इंपॉर्टेंट हो। आना ना आना आयोग का काम है, ठीक है, और अक्सर आ जाता है। 10 की क्लास इसी के लिए थोड़ी अलग हमारी बन जाती है। अब लोग आते हैं जमनालाल बजाज पुरस्कार। जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको दिया गया? तो गिरिजा नंदन गिरिजा सतीश को, ठीक है, ये नवभारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष है। जमनालाल बजाज पुरस्कार गिरिजा नंदन गिरिजा सतीश को दिया गया, गिरिजा नंदन गिरिजा सतीश को दिया गया, ठीक है। इतनी चीज बस आपको तैयार करनी, और कैटेगरीज भी हैं बट हम उसको अभी स्किप करेंगे, ठीक है। हमारी बात है तानसेन अवार्ड। आप बोलोगे सर तानसेन सम्मान, आप फिर कहोगे आप तानसेन तैयार करो, तो क्यों नहीं तैयार करो? तानसेन का संबंध अकबर से था। अकबर के पहले तानसेन कहीं और रहते थे, किसी और हिंदू राजा के दरबार में। तानसेन का नाम क्या था? ये सारे आप पीवाई के ऊपर क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। क्योंकि तानसेन का संबंध आपके मध्य प्रदेश से था, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तानसेन सम्मान देती है। ये संगीत से संबंधित पर्सनालिटी थे, ठीक है। और अभी तानसेन सम्मान जो मिला है वो एक तबला वादक है, उनका नाम है पंडित स्वरूपम चौधरी। पंडित स्वपन चौधरी, पंडित स्वपन चौधरी इनका नाम है। ये तबला वादक है, इनको दिया गया, ठीक है। ये क्या है? तो ये तबला वादक है। तानसेन सम्मान के दौरान ही मानसिंह सम्मान भी, राजा मानसिंह तोमर सम्मान भी दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया? तो राजा मानसिंह तोमर सम्मान इंदौर की एक संस्था है, उसका नाम है सानंद न्यास को दिया गया, ठीक है। राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसको दिया गया? सानंद मानसिंह जी को दिया गया, सानंद न्यास को दिया गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड। पहली बात कि सर इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? हमारे लिए पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जारीकर्ता टिहरी है, ये जारीकर्ता के बारे में चांसेस पूरे कि क्वेश्चन आ जाए, टिहरी है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके द्वारा क्या है? सतत विकास ये अवार्ड जारी किया था। और देखो जो प्राप्त करता है दो पर्सनालिटी है, टू पर्सनालिटी है, दो पर्सन है जिनको इनको मिला है। पर्सन की जगह पर्सनालिटी बोला ज्यादा अच्छी बात रहेगी। एक पर्सनालिटी का नाम है गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या होना चाहिए? गुयाना को गूगल सर्च करना चाहिए कि भाई गुयाना स्थित कहाँ पे है, अफ्रीकन कंट्री या लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, ठीक है। गुयाना से देखना आपको, जब गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा भाई ऐसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या टॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर में से कोई गुजरता है या नहीं गुजरता है, ये सब चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। गुयाना लैंडलॉक कंट्री या नहीं है ये पता चलेगा। गुयाना की कैपिटल आपको पता करनी चाहिए। इतनी चीजें आपको पता करनी चाहिए। तो यानी गुयाना आप क्या करोगे? गूगल करोगे, गुयाना की लोकेशन देखोगे आप, ठीक है। और जितना बड़ा बहुत सिंपल लोकेशन, जैसे गूगल करोगे तुरंत कैपिटल पता चलेगा। उससे आप मैप में जाना, मैप से इसे सर्च करना, ठीक है, इजीली सब चीज पता चलेगी, ओके। अच्छा, जो गुयाना के राष्ट्रपति उनके नाम में देखेंगे कितना प्यारा वर्ड है, डॉक्टर भारत जगदेव। और ब्राजील, क्या ध्यान रखना, इसके अलावा ब्राजील के पर्यावरण मंत्री उनका नाम है मरीना सिल्वा, ठीक है, मरीना सिल्वा को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव और ब्राजील के पर्यावरण मंत्री हैं मरीना सिल्वा, इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आएंगे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2025। ये हमको देखना होगा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2025। इस टॉपिक को भी हमको समाप्त करना चाहिए, इस टॉपिक को भी हमको अच्छे से देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान, पहली बात तो अहिल्याबाई होलकर सम्मान, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान दिया किसे गया? तो भाई ये दिया गया है ललिता ठाकुर जी को, ये कबड्डी खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया ठीक है, और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखो अहिल्याबाई होलकर जी से रिलेटेड क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कोई स्कीम निकाली है इनके नाम से? क्या यूपी गवर्नमेंट ने भी कोई स्कीम निकाली है? आप मुझे ये बताओ क्या इनके नाम से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कोई स्कीम निकाली है? ठीक है, इनसे रिलेटेड करेंट अफेयर का टॉपिक में और आपसे तैयार करा देता हूं अहिल्याबाई होलकर जी से टॉपिक रिलेटेड, ठीक है। एक इंदौर का जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का भी नाम है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। इंदौर का जो एयरपोर्ट है उसका भी नाम क्या है? अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट नाम है। और ये एयरपोर्ट भारत का, जानना, ये एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया। ये एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। अब इंदौर हमको पता है भाई कि स्वच्छ वायु में, ठीक है, बड़ा क्लीन, मतलब क्लीन एरिया में आपको टॉप पे हमेशा दिखाई पड़ता है। इंदौर में एक अभी इंदौर की नगर निगम बड़ा चर्चा में है। इंदौर की नगर निगम क्यों चर्चा है? क्योंकि इंदौर की नगर निगम ग्रीन वेस्ट को अपना सेल करेगी, ठीक है, 1 टन 30,000 रुपए में, ठीक है। एक पीपीपी मॉडल से एक प्लांट बैठा जा रहा है जो इस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करेगी। उस प्लांट का नाम आप चाहो तो बता सकते हो मुझे, ठीक है, और किस
संगठन के द्वारा, क्योंकि पीपीपी मॉडल की बेस्ड है, तो किस संगठन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है आप ये भी बता सकते हो। हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अब हमारी बारी है नेक्स्ट है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद सम्मान कब दिया गया। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी हम मनाते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाते हैं। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि सर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं, ये आप हम सबको बताओ कि सर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस दिन को मनाते हैं, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। ये तो आप बताओ कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम बाकी चीज आपको बताते हैं। देखो, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद सम्मान जो दिया गया, जो 3 पर्सनालिटी को दिया गया, उन 3 पर्सनालिटी का नाम है तारा माया अग्नि। तारा माया अग्नि, ठीक है। तो नाम क्या है, तारा माया अग्नि। तो आयुर्वेद की माया है, ठीक है। आयुर्वेद में क्या है, बेसिकली आयुर्वेद में ऐसे ही इलाज होते हैं, ठीक है, माया से, ठीक है, अग्नि से, ठीक है। अब लोग सब तारा से भी इलाज होता है, तो मतलब ठीक है, याद करने का तरीका है तारा माया अग्नि, ठीक है। ये 3 पर्सनालिटी है। अभी वो ताराचंद शर्मा जी, ठीक है, माया, ठीक है, मायाराम अनिमाल जी, और इसके बाद से अग्नि, तो जमदग्नि, जिस पर्सनालिटी को उनके नाम में क्या है, जमदग्नि, ठीक है, जमदग्नि, ठीक है। तो इन 3 पर्सनालिटी का नाम हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। ताराचंद क्या है, नाड़ा देख के, मतलब नाड़ी देख के, नाड़ी वैद्य है तारा जी, मतलब नाड़ा देख के आपकी बीमारी का इलाज कर देते हैं नाड़ा से, यानी नाड़ी वैद्य है, ठीक है। माया क्या है, तो द्रव्य गुण विज्ञान संबंधित है। और समीर जगदम्ब जी क्या है, तो ये विश्व कल्याण माला राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित है। तो हमको इतना कुछ नहीं याद करना है, बस हमको याद करना है तारा माया अग्नि, तारा माया अग्नि, ये चीज हमको तैयार करनी है। तारा माया अग्नि, ये चीज हमको तैयार करनी है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025, ठीक है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एनटीपीसी को दिया गया, किसको, नेशनल थर्मल पावर प्लांट को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबल अवार्ड एनटीपीसी को दिया गया। ये डायरेक्टली याद करिए। स्कोच अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 100वां स्कोच सम्मेलन अवार्ड सम्मानित किया गया। अब डायरेक्टली जो चार्ट आपको बोला था बनाने का, उसमें डायरेक्टली 1 लाइनर इसको नोट करना, सीधे लिखना फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड डैश एनटीपीसी, ठीक है। स्कोच पुरस्कार 2024 को दिया गया, तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को दिया गया, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को दिया गया, ठीक है। अब यहां से आप चूंकि नागालैंड नाम है, तो आप एक बार 7 सिस्टर्स की लोकेशन को देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि 7 सिस्टर्स में वो 3 सिस्टर्स कौन सी हैं जो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करती है। ऐसी कौन सी इनमें ऐसी है खासतौर पे नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम में जो बांग्लादेश से बाउंड्री नहीं शेयर करती है, ठीक है, जो बांग्लादेश से बाउंड्री नहीं शेयर करती है। आपको पता चलेगा कि वो कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश जिसको 3 ओर से घेरा हुआ है, ठीक है, ये चीज पता चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के मैप से क्वेश्चन बन के आता है, हम रेडी रहेंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, ठीक है ना, ध्यान देना। इसको सम्मान किसको दिया गया, तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को दिया गया, ठीक है। सत्यजीत, अब देखो, अब यहां से फिल्म अवार्ड से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या हो गया, यहां से हमारा फिल्म अवार्ड स्टार्ट हो गया, हमारा फिल्म अवार्ड स्टार्ट हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों टाइप की फिल्मों को हमको देखना होगा, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये यहां से आपका अवार्ड स्टार्ट हो गया। मूवीज आपको, ठीक है, देखना पसंद है, थोड़ा नाम याद करना स्टार्ट करिए, कुछ हॉलीवुड मूवीज याद करिए, कुछ बॉलीवुड मूवीज याद करिए, ठीक है। ये परीक्षा के लिए आपके लिए जरूरी है, ठीक। बाकी मूवीज कौन आई, किसने लिखी, कौन डायरेक्ट किया, किसने क्या किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो अवार्ड पाएगा वो इंपॉर्टेंट, जो नहीं पाया वो कितनी भी अच्छी मूवी हो हमारे लिए राम राम सत्य है, ठीक है, मतलब नमस्कार है। अब देखिए हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। जो देखना हमको उसमें पहला हमारा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अब देखिए ये अवार्ड मिला है जिस फिल्म निर्माता को, वो है अर्पणा सेन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, अर्पणा सेन जी को मिला है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल की फिल्म पत्रकार संघ द्वारा, ठीक है, करा कि जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अर्पणा सेन को यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो किसको दिया गया, बस इतना दिमाग में रखें, अर्पणा सेन जी को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद से अगला आता है जेसी डेनियल अवार्ड 2023। जेसी डेनियल अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला है शाही एन करोड़ को, शाही एन करोड़ को मिला, बस इतना याद करिए, आगे बढ़िए, शाही एन करोड़ को मिला, ठीक है। जेसी डेनियल अवार्ड किसके द्वारा, ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड चलाया जाता है, ठीक है। तो ये जेसी डेनियल अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला है शाही एन करोड़ को। जीडी बिरला पुरस्कार देखेंगे आप,
ठीक है। अब थोड़ा सा साइंस सेक्टर का 2 पुरस्कार आ गया, ऐसा नहीं कि फिल्म पुरस्कार खत्म हो गया, आगे बीच में 2 आ गया था। जीडी बिरला पुरस्कार को हम देखेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पे, आप सबको अगर याद होगा जो लोग देखे होंगे, मैंने पूछा था कि प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज की उम्र कितनी हो सकती है? 50 वर्ष से कम, 50 से 60 वर्ष, 60 से 70 वर्ष, 70 से 80 वर्ष, ये मुझे क्वेश्चन दिया था, मुझे याद है। देखिए वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज जी को जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया, और जीडी बिरला पुरस्कार का संस्करण वही है जो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान का संस्करण है, 34वां संस्करण। जीडी बिरला पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार के लिए दिया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। प्रोफेसर जुबी जैकब जॉर्ज ऐसे किए होंगे नवाचार, इसके लिए मिला। विज्ञान के क्षेत्र में उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज बिलो 50 हो, यानी 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीडी बिरला पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इससे पता चलिए कि इनकी उम्र 50 से कम होगी। ठीक है, जब ये अवार्ड पाएंगे एटलीस्ट तब तो इनकी उम्र 50 से कम रही होगी। ठीक है ना। बाकी देखिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए भी 5 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, जैसे डेनियल पुरस्कार के लिए भी 5 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखेंगे, इन दोनों अवार्ड के लिए आपको 5-5 लाख रुपया मिलता है। नेक्स्ट हमारा इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बन के क्वेश्चन आया। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, चिली वाले तो चिल रहते हैं एकदम शांति भाव में, चिली। ठीक है, ठीक है, चिली से आप मुझे बताओ, चिली आप गूगल करना जरूर, ठीक है, देखना लोकेशन, बहुत ही प्यारी जगह है, पेपर में आता है चिली से क्वेश्चन। ठीक है, संसाधन से भी के लिए भी चिली बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। चिली से आपकी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार इसको देखना। ठीक है, चिली के पास से ज्योग्राफी की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। ठीक है, तो मिशेल बैचलेट, ये क्या है? मिशेल बैचलेट, तो मैंने ऐसे आप याद करें ना कि इंदिरा गांधी के बैच से संबंधित है, मतलब एक साथ पढ़े लिखे रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या करेगा? शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार दिया गया। याद करने का बस एक तरीका है। ठीक है, इसको दिल पे या मर्यादा पे नहीं लिखना है। ठीक है, और ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब इंदिरा गांधी जी हमको पता है एक बहुत बड़ी घटना के लिए जाने जाते हैं, वो है घटना है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल हमको पता है कि अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, 2 बार तो उसका कारण युद्ध था, एक बार 1962 का युद्ध था, एक बार 1971 का युद्ध था। उसके बाद से 1975 में 25 जून का वो डेट याद करो, 25 जून, चलो अब तो मैं जो पूछा था बता दिया, मतलब मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा है, 25 जून का वो डेट याद करो, 25 जून 1975 को, ये डेट बताना सही लिखा हो कि नहीं लिखा हो, चलो यही कमेंट करो। ठीक है, इन्होंने आपातकाल लगा दिया, और आपातकाल किस क्यों लगाया? इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, बाकी मैंने क्लास में आर्टिकल मतलब राष्ट्रीय आपातकाल को इन डिटेल समझाया है। ठीक है, कि फिर उसके बाद से क्या क्या चेंजेस किया गया, कैसे लाया जा सकता है, कैसे समाप्त कर सकता है, कितनी इसकी ड्यूरेशन हो सकती है, इन सब पे चर्चा किया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये सब पे चर्चा किया है, वहां से देख लेना। ठीक है, और अभी रिसेंट में इस 25 जून को, ठीक है, संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। क्या सही है ये? ठीक है, बताना आप। ठीक, मिशेल बैचलेट को दिया गया। ठीक है, मिशेल बैचलेट को। अब देखिए यहां से हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या है? आप लोग मतलब सुदर्शन पटनायक जी रेत की बड़ी बड़ी कलाकृतियां बना देते हैं। मतलब आप देखोगे जब जो भी अचीवमेंट की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने भी रेत पे कलाकृति बनाई। तो एक बहुत बड़े रेत आर्टिस्ट है, रेत सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है, तो सैंड आर्टिस्ट को लेके सैंड मास्टर अवार्ड का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पे? तो इंग्लैंड में किया गया। इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया, डोरसेट काउंटी में। और ये हुआ भाई कि काम करिए, ये एक कला महोत्सव, ये सैंड कला महोत्सव, एक काम करिए आप लोग सैंड से कुछ कलाकृतियां बनाइए। तो सुदर्शन पटनायक जी, जैसे नाम में ही इनका सुदर्शन है, तो इन्होंने कहा भाई एक काम करिए, हम भगवान गणेश की प्रतिमा बनाते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण की नहीं, इन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई, 10 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई। और इस प्रतिमा की वजह से, ठीक है, इससे इन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया, क्योंकि इस वक्त पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं वार में जुझा हुआ है, तो विश्व शांति का संदेश दिया। और इसी प्रतिमा के लिए उनको सैंड मास्टर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है एबल प्राइज। एबल प्राइज जो कि गणित का नोबेल के नाम से जाना जाता है। इन्हें जापानी गणितज्ञ हैं मासाकी काशिवारा, एक जापानी गणितज्ञ है, उनका नाम क्या है? मासामी काशिवारा। देखिए याद करने का तरीका क्या है भाई, हम भले नहीं पाए, भारतीय का कोई अभी एबल नहीं था ये गणित में इतना कि ये एबल पुरस्कार पा जाए, लेकिन काशी
कासीएबल था, मतलब मसाकी कासीवारा, ठीक है। तो काशी, ठीक है, वो काशी एक मूवी में नाम भी रहता ना सनी देओल का, ठीक है, और वो मुझे लग रहा है उसमें 2.5 किलो की हाथी वाले में था क्या, और जिसमें भी रहा हो, ठीक है, नहीं मजदूर का हाथ है कात्या, ठीक है, उसमें कात्या वाले मूवी में था। तो काशीवारा हमको याद करने का तरीका ये होगा कि एबल पुरस्कार काशीवारा को मिला है, यानी सनी देओल बड़ा एबल है, ठीक है, वो किसी से लड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इस पुरस्कार को जीतने वाले को 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर मिलता है, यानी जिसकी डॉलर में कीमत क्या है, जिसकी कीमत है $7,20,000। भाई साहब $7,20,000 नहीं, $7,20,000। $1 की कीमत भारत में 80-100 रुपया होगा ही, मिला दो गुणा कर दो, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो एबल पुरस्कार एक बार जिंदगी में भाई जीत जाओ, लेकिन भाई समझ जाओ नामुमकिन है जितना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गोल्ड मरकरी पुरस्कार देखते हैं। भाई गोल्ड मरकरी पुरस्कार देगा तो आध्यात्मिक गुरु है, उनका नाम है गुरु दलाई लामा, ठीक है, और इनको दिया गया गोल्ड मरकरी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये प्रोफेसर है, सिंपल सी बात क्या है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ठीक है, जो दिया गया वो दिया गया आपके गुंटूर ब्लोस्चिले को। जल पुरस्कार क्यों दिया जाएगा, ताकि जल संरक्षण को जो बढ़ावा दिया होगा, ठीक है, उसी को या जल को के यूज को, इसकी एफिशिएंसी, इसकी मैनेजमेंट को लेके कोई नवीन प्रयोग, कोई नवीन अनुसंधान किया होगा, उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया गुंटूर ब्लोस्चेल को, गुंटूर ब्लोस्चेल को, ठीक है, ब्लोस्चेल को, गुंटूर ब्लोस्चेल को यह अवार्ड दिया गया, गुंटूर ब्लोस्चेल को यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं, अगला देखते हैं। उस पर शर्ट और ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया बुकर प्राइज। देखिए बुकर प्राइज किसको दिया गया, तो बुकर प्राइज जो दिया गया वो दिया गया ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे, ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे को दिया गया, ठीक है। इनका एक उपन्यास है आर्बिटल, तो उपन्यास वाले कैटेगरी में एक और आप जोड़ना, उपन्यास आर्बिटल को लेके सामंथा हार्वे ने क्या किया, ये पुरस्कार जीता और अवार्ड कितना पाई, 50,000 पाउंड, ठीक है, 50,000 पाउंड के विजेता है इसको जीतने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आइए, टाटा समूह की चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखरन, उनको ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान दिया गया। बस ये याद करना है कि एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड की विशेषता, मतलब इस अवार्ड का नाम आप देखना चाहोगे तो नाम है मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ये इस मानद नाइटहुड सम्मान का नाम है। तो हमको सिंपल याद करना है, ब्रिटेन का हाल ही में नाइटहुड किस भारतीय ने मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उस पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर चंद्रशेखरन। व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अब यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चूंकि विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं, हमने इस टॉपिक को पढ़ भी लिया है, मतलब जब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मोदी जी कहाँ कहाँ गए, ठीक है। जैसे उन्होंने कैरिकॉम सम्मेलन में कैरिबिया गए थे, कुवैत वो गए, ठीक है, उसके बाद से श्रीलंका गए थे। तो वो क्या है, उन संबंधित देशों के राष्ट्रीय जो नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उनसे सम्मानित किए गए। जैसे अगर हम लोग इसका क्रम देखें, क्रम वाइज तैयार करना चाहें तो हमको यहां से तैयार करना स्टार्ट करना होगा। अगर हम लोग इन रिसेंट में मिले मोदी जी के सम्मानों को अगर हम लोग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जिगर के ऊपर से चलते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि कैरिकॉम सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए मोदी जी चूंकि कैरिबियन द्वीप जाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैरिबियन द्वीप है, गुयाना है, बारबाडोस है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, डोमिनिका है। तो हमको मैं ज्योग्राफी की क्लास में आपको कैरिबियन आइलैंड्स के बारे में दिखाया हूं। एक बार आप कैरिबियन आइलैंड सर्च करोगे तो आप पा भी जाओगे, आप जाना कुछ नहीं, ठीक है। आप इजिली ऐसे लैटिन अमेरिका को जूम करना, नॉर्दर्न पार्ट में आपको कैरिबियन आइलैंड दिख जाएंगे, ठीक है ना, तो उनको देख लेना हमारे लिए। अब देखिए ब्राजील के जस्ट ऊपर अब क्या करना है, आप देखिए कह रहा है कि कैरिबियाई देश है गुयाना, ठीक है। गुयाना ने क्या किया, मोदी जी यहाँ पे 20 नवंबर को, सबसे अपडेटेड क्या है 20 नवंबर को 2 कैरिबियाई देश जाते हैं मोदी जी, मतलब उस वक्त वो कैरिकॉम सम्मेलन में वहीं गए थे। लेकिन 20 नवंबर को 2 कैरिबियाई देशों ने इनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पहला तो गुयाना ने दिया, गुयाना ने इनको द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो एक तरफ कंट्री और एक तरफ उस कंट्री का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया गया? गुयाना ने किसको दिया? मोदी जी को। गुयाना ने मोदी जी, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस मोदी जी को 20 नवंबर को ही मोदी जी ने, ठीक है, डोमिनिका से भी, डोमिनिका का जो ऑर्डर ऑफ ऑनर है उसको प्राप्त किया था। यहां पे देखो, यहां पे लिखा गया है डोमिनिका से ही, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त किया था। 20 नवंबर को मोदी जी ने दो जगह, गुयाना और डोमिनिका से उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया। उसके बाद से 22 नवंबर को बारबाडोस इनको सम्मानित करती है। बारबाडोस अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करती है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से बारबाडोस के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? पद्म विभूषण किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद से मोदी जी कैरिकॉम सम्मेलन से निकलते हैं और मोदी जी कहां पहुंचेंगे? नाइजर पहुंचेंगे, ठीक है, नाइजर पहुंचेंगे। नाइजर आप एक बार गूगल करना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या अफ्रीकन कंट्री है। नाइजर के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि नाइजर में एक डिजर्ट भी पाया जाता है। नाइजर के ट्राइब्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब पढ़ाया हूं मैं, मास्टर क्लास में मैंने सब चीजें कंप्लीट की है, ठीक है, दे देना। तो अच्छा, मैं नाइजर से क्या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है कि नहीं निकलती है, ये चीज देखना होगा, ठीक है। खैर ये चीजें आपको देखनी है, ये खुद देख लेना। अब देखिए नाइजर ने क्या किया। नाइजर वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप देखोगे कि बाकी सभी देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन पाए हैं? मोदी जी पाए हैं। लेकिन नाइजर ने अपना द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो मोदी जी को प्रदान किया है। ठीक है, नाइजर ने मोदी जी को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया किसने? नाइजर ने। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद से यहां से मोदी जी कुवैत पहुंचते हैं, ठीक है। कुवैत हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में समझा कि कब गए थे, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर यहां पहुंचा, वगैरह वगैरह हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। तो कबीर जो नामक जो सर्वोच्च सम्मान है वो कुवैत का है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक, तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है और ये किसको दिया गया? ये मोदी जी को दिया गया, ठीक है। इसके बाद से मोदी जी, ये क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से मोदी जी पहुंचते हैं आपका मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस भी हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पढ़ा है। तो मॉरिशस का जो टॉप मतलब सम्मान है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। मोदी जी को फिर इससे सम्मानित किया जाता है। इसके बाद से मोदी जी पहुंचते हैं कहां? मोदी जी पहुंचते हैं अपने श्रीलंका के पास। श्रीलंका इनको पद्म विभूषण से सम्मानित करते हैं। श्रीलंका इनको पद्म विभूषण से सम्मानित करते हैं। और पद्म विभूषण जब ये पाते हैं तो मोदी जी का पद्म विभूषण ये 22वां ऐसा पुरस्कार है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो मोदी जी प्राप्त किया, ठीक है, जो मोदी जी प्राप्त किया। मॉरिशस ने जो आपका ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, लंबा चौड़ा पुरस्कार का नाम है, ठीक है। जीसीएस के पुरस्कार, जीसीएस के पुरस्कार मोदी जी प्राप्त करे कि पहली बार किसी भारतीय राजनेता को यह पुरस्कार दिया गया है। मॉरिशस ने पहली बार अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी भारतीय नेता को दिया है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? पृथ्वीकर पुरस्कार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीकर पुरस्कार पहले समझना कि वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार एक चीन के वास्तुकार है जिनका नाम है जियाकुन, जियाकुन, मतलब इनकी वास्तुकला बहुत जिया है, मतलब जीती है, लंबी चलती है, ठीक है। तो लियू जियाकुन को दिया गया, लियू जियाकुन जो कि चीन की हैं, इनको पृथ्वीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमको तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन बन जा सकता है क्योंकि इस चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड में एक भारतीय तो शामिल है लेकिन केवल एक भारतीय नहीं शामिल है। इस भारतीय के अलावा कुल 6 पर्सनालिटी को दिया गया, कुल 6 नहीं 5 पर्सनालिटी को दिया गया, ठीक है। भारतीय के अलावा कुल 5 भारतीय के साथ कुल 5 पर्सनालिटी को दिया गया, देखना। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एक माधव गाडगिल जी को दिया गया। माधव गाडगिल जी का जो संबंध है एक्चुअली वो वेस्टर्न घाट से संबंधित है। वेस्टर्न घाट के संरक्षण को बढ़ावा देना या वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी थी उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए माधव गाडगिल जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया वो विश्व की कई प्रमुख पर्यावरण हस्तियों को दिया गया, जिसमें माधव गाडगिल, सोनिया गुआजारा, सोनिया, माधव गाडगिल, सोनिया
तो सोनिया, आप इसमें सोनिया गांधी ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन बस गांधी वर्ड्स आपको नहीं मिलेगा, गुआजारा मिलेगा, ठीक है। चीन की लू क्यू, ठीक है, चीन की लू क्यू को, अमेरिका की एमी बोवर्स कार्डालिस, को, ठीक है, और रोमानिया के ग्रेबियल को, रोमानिया क्या ग्रेबियल पॉन को दिया गया, ठीक है। अब देखिए इन 5 पर्सनालिटीज को दिया गया, फिर से नाम पढ़ लीजिए, माधव गाडगिल, सोनिया, लू क्यू, ठीक है, एमी बोवर्स जो कि अमेरिका के हैं, रोमानिया की जो है ग्रेबियल, और ठीक है, इन सभी लोग को दिया गया, इन 5 पर्सनालिटी को दिया गया। अच्छा, इस 5 पर्सनालिटी के अलावा एक संगठन भी है जिसको दिया गया, वो मिस्र का संगठन है, नाम है सेकेन। नोबेल का शांति प्राइज आप बताओ, जापान की एक संगठन को दिया गया, उसका नाम। मिस्र का पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया, सॉरी, मिस्र के पर्यावरण संगठन सेकेन को भी दिया गया ये पुरस्कार, दिया गया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं टर्नर पुरस्कार। देखिए जो टर्नर पुरस्कार है ये पहली बार ऑल्टर अल्टर के लिए जमलीन कौर को दिया गया। ये भारतीय नाम से दरअसल भारतीय है, ठीक है, भारतीय मूल की है, एक चित्रकार है, ठीक है। बेसिकली जो टर्नर पुरस्कार होता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को द्वारा दिया जाता है कलाकारों को। तो टर्नर पुरस्कार, ठीक है, अल्टर नामक प्रदर्शनी के लिए, जो कि टर्नर किसको दिया गया, जमलीन कौर जी को दिया गया, ठीक है। अब ऑस्कर अवार्ड देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड के पहले मैं एक ब्रेक लूंगा, ठीक है, ताकि 1 घंटे का टाइम हो गया तो थोड़ा ब्रेक ले लूं और फिर 1 घंटे अगली एनर्जी के साथ आता हूं। चलिए भैया कंटिन्यू करते हैं। वह है 97वां एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2025। देखिए ऑस्कर पुरस्कार एक तो सीरीज कितनी है, संस्करण कितना है, 97 थे, ठीक है। अब देखिए ऑस्कर पुरस्कार में ऐसा नहीं था कि केवल हम मूवी को देते हैं। देखो जो बड़े अवार्ड होते हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं कि जैसे बेस्ट ड्रामा मूवी कौन सी है, बेस्ट मूवी कौन सी हुई, बेस्ट डायरेक्टर कौन से है, बेस्ट एक्टर कौन से है, बेस्ट को एक्टर कौन से है, को एक्ट्रेस कौन सी है, एक्ट्रेस कौन सी है, ठीक है, संगीत श्रेणी की, यानी कई सारी उसकी श्रेणियां होती है, ठीक है। हमको क्या करना होगा, इसी तरीके से इसको ध्यान रखना होगा कि चल भाई देखते हैं। अब देखो इन सीरीज में क्या होता है, कोई जो अच्छी मूवी बनी तो वो अपने को कई श्रेणियों में रजिस्टर्ड करते हैं, भाई हम इस श्रेणी में भी चाहते हैं अवार्ड, हम इस श्रेणी में भी कॉम्पीट करते हैं, हम इस श्रेणी में भी कॉम्पीट करते हैं। तो कितनी बार वो कई श्रेणियों में पुरस्कार जीतती हैं तो वो सबसे सफल मूवी बनती है, ठीक है। जैसे इसमें ध्यान देना, इसमें 2 मूवी का नाम आपको बार बार फोकस करवाया जा रहा है। उसमें एक पहली बात बता रहा है कि भाई लॉस एंजल्स अमेरिका में इस पुरस्कार का वितरण किया गया। आगे क्या बता रहा है, कह रहा है कि सीन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिसका नाम है अनोरा कह रहा है समारोह की सबसे मतलब सफल मूवी रही, 5 अवार्ड इसने जीते। तो भाई एक तो मूवी का नाम क्या लिखा, अनोरा, ठीक है, एक मूवी का नाम लिख रहा है अनोरा ने कुल कितने अवार्ड जीते हैं, तो भाई कुल इस मूवी ने कुल 5 अवार्ड जीते, ठीक है। किसकी है, तो अनोरा, ठीक है, सीन बेकर की ये मूवी है, सीन बेकर की मूवी है। अब आपसे पॉपुलर क्वेश्चन मिलेगा कि सीन बेकर कौन है, सीन बेकर निर्देशक है कि मतलब वो एक्टर है, तो समझते हैं, अभी समझेंगे आगे, सब चीज बताया आगे, ठीक है। कह रहा कि इसके बाद से कह रहा कि एक तो सीन बेकर की अनोरा जो है ये हो गई। कह रहा अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो 5 अवार्ड जीते अनोरा ने, तो फिल्म का, अभिनेत्री का, निर्देशक का, संपादन का और मूल पटकथा का, ये 5 अवार्ड्स अकेले आपकी अनोरा जीते। तो किस 5 चित्रों में अनोरा ने अवार्ड जीते हैं वो यहां पे लिखा गया। अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का अवार्ड जीता है। एक मूवी का नाम है एमिलिया पेरेज, एक मूवी का नाम है, एक फिल्म एमिलिया पेरेज 13 नामांकन प्राप्त की थी। एमिलिया पेरेज तो एमिलिया पेरेज ने कुल 16 नामांकन किया था, यानी 16 कैटेगरीज में खुद को नामांकित कराया था। कितना जीती है तो देखते हैं, बट क्या है इसमें सर्वाधिक, कहते कि सर्वाधिक नामांकन किस मूवी ने कराया, तो एमिलिया पेरेज नामक मूवी ने सर्वाधिक नामांकन कराया था, और अनोरा नामक मूवी ने सर्वाधिक क्या किया, विजय प्राप्त किया। अनोरा नामक मूवी ने सर्वाधिक अवार्ड जीते हैं, सर्वाधिक विजय प्राप्त किए। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अनोरा कौन है और सीन बेकर कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। अब आप बोलोगे क्या सर कोई भारतीय फिल्म विजेता बनी है, तो कोई विजेता तो कोई नहीं बनी है, बट हमको कुछ चीजें ध्यान देना है। जैसे एक यहां पे कह रहा है कि निर्देशक एडम जे ब्रेस की भारतीय हिंदी लघु फिल्म
अनुजा को इस श्रेणी में नामांकित किया गया था। किस श्रेणी में? तो जस्ट जो ऊपर वाली श्रेणी है, ठीक है। तो अनुजा नामांकित की गई थी बट कुछ जीती नहीं। किस श्रेणी में? सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म की श्रेणी में अनुजा को शामिल किया जाता। आगे क्या है? 97वीं ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक एंट्री पाने वाली फिल्म, आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म वो लापता लेडीज थी। लापता लेडीज थी, हालांकि कोई अवार्ड जीत नहीं पाई, ठीक है। लापता लेडीज थी। ओके, ये दो फैक्ट्स हमको ध्यान देना। आप लोग देखेंगे तो हमको क्या है, 3 मूवी का नाम देखें, अनोरा, एमिलिया पेरेस, ठीक है, अनुजा और कौन सी? लापता लेडीज। अनोरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर्वाधिक जीता। एमिलिया क्यों इंपॉर्टेंट है? सर्वाधिक नामांकन किया। अनुजा क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसने ये एक भारतीय फिल्म है जो कि सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म की कैटेगरी में खुद को नामांकित किया था, ठीक है। और आधिकारिक प्रविष्टि या एंट्री पाने वाली, चयनित होने वाली फिल्म कौन सी है? तो लापता लेडीज थी। अब लोग देखिए ऑस्कर देख लिए। अब हम फिल्म श्रेणी की अगली बड़ी अवार्ड देखेंगे। उस अवार्ड का नाम है ग्रैमी अवार्ड। उस अवार्ड का नाम क्या है मेरे भाई? उस अवार्ड का नाम है ग्रैमी अवार्ड। देखो ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो कह रहा है कि भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका है, उनका नाम है चंद्रिका टंडन। ग्रैमी अवार्ड ये पाई है। कौन? चंद्रिका टंडन। अब चंद्रिका टंडन जी की ये जो एल्बम है त्रिवेणी, इनका एक एल्बम है त्रिवेणी, इसी त्रिवेणी एल्बम के लिए ये अवार्ड पाए हैं। त्रिवेणी। अब देखो, ठीक ना, कि भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका और ये उद्यमी गायिका भी है, उद्यमी में है, ठीक है। किस इनका जो एल्बम है नाम क्या है? एल्बम का नाम है त्रिवेणी। अब कह रहा है कि इस एल्बम की अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो कह रहा है इस एल्बम के लिए इन्होंने बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैट एल्बम का अवार्ड जीता है। ग्रैमी अवार्ड में इन्होंने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैट एल्बम का अवार्ड जीता है। बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैट ठीक है, एल्बम का अवार्ड जीता है। अब बात है कि सर क्या त्रिवेणी एल्बम में ये अकेली शामिल है? तो नाम ही है त्रिवेणी, ट्राई, 3 लोग शामिल है इसमें। एक अफ्रीका की पर्सनालिटी, उनका नाम है वाउटर केलरमैन। अफ्रीका की पर्सनालिटी, उनका नाम है वाउटर केलरमैन। ये फ्लोटिस्ट है, ये बांसुरी वादक है। ये क्या है? बांसुरी वादक है, यानी इनकी बांसुरी की ध्वनि भी इसमें शामिल है। और जापान की एक है सेलिस्ट, ठीक है, सोलो मूवीज से समझना, ठीक है। कि जापान सेलिस्ट की एक सेलिस्ट है जिनका नाम है इरू मोत्सुमोतो, ठीक है, इरू मोत्सुमोतो। तो इरू मोत्सुमोतो भी इसमें शामिल है ग्रैमी अवार्ड में, इस त्रिवेणी संगम में। तो यानी जो त्रिवेणी करके जो एल्बम बनाई गई है, तो ये त्रिवेणी एल्बम क्या है? ये देखो जो इसमें ये पर्सनालिटी है चंद्रिका टंडन, तो जो इनका गायन है ये बेसिकली ऐतिहासिकता से रिलेटेड, संस्कृत के मंत्रोच्चारण, कई सारी ऐसी चीजों को इसमें शामिल करते हैं, ठीक है, मतलब अपने एल्बम में। तो यानी हम लोग कह सकते हैं चंद्रिका जी से समझ में आया कि संस्कृत का समन्वय है इसमें, ठीक है। और जो अफ्रीका के केलरमैन है वो फ्लोटिस्ट है, बांसुरी वादक है। और जापान की जो पर्सनालिटी है वो देखो वो क्या है? सेलिस्ट है, मात्सुमोतो सेलिस्ट है। तो ये बांसुरी, संस्कृत और सेलो का संयोजन है, अद्वितीय संयोजन है, ठीक है। कौन? त्रिवेणी एल्बम। तो त्रिवेणी एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड किस कैटेगरी में जीता? तो किस कैटेगरी में जीता? बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैंट एलिमेंट में जीता। 3 लोग जो थे उनका भी नाम देख लिए। अब बोलेंगे कि सर क्या हमको बस त्रिवेणी एल्बम के अलावा और ग्रैमी अवार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ग्रैमी अवार्ड में इसके बाद से आपका इंपॉर्टेंट है वो एक एल्बम है, उसका नाम है बियॉन्से। उसका नाम क्या है? बियॉन्से एल्बम ने क्या किया था? एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। क्या जीता है? बियॉन्से ने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। अब देखो यहीं से आपको वो फंसाएगा, कहेगा कि त्रिवेणी एल्बम ने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो त्रिवेणी एल्बम ने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं जीता है, बल्कि त्रिवेणी एल्बम ने बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैंट एम्बस का अवार्ड जीता है। बियॉन्से ने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। बियॉन्से के बारे में यहां पे लिखा गया, बियॉन्से के बारे में। बियॉन्से कह रहा है कि बियॉन्से के ग्रैमी अवार्ड जितना कहा जाता है कि कह रहा है कि एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक घटना है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इन्होंने अपने पहली कंट्री एल्बम, मतलब बियॉन्से की जो एल्बम है, कंट्री एल्बम है, उनका नाम है काउबे कार्टर, ठीक है। ये इनकी पहली एल्बम है और इसी पहले एल्बम के लिए इन्होंने क्या जीत लिया? एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बियॉन्से के बारे में कि ये पहली अश्वेत महिला है जिन्होंने लास्ट 26 ईयर में
विजयी प्राप्त किया है। शायद 26 साल पहले, इसके पहले कोई अश्वेत महिला विजयी रही हो ग्रैमी अवार्ड, बट 26 साल बाद पहली ये अश्वेत महिला बनी है, पहली ठीक है, जो सफेद नहीं है ऐसी महिला बनी है, जो क्या है, जिन्होंने अवार्ड जीता है, ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बियॉन्स ने जीता है अपने एल्बम कॉबे कॉटर के लिए। अच्छा, इन्होंने एक ही नहीं 2 अवार्ड जीता है। इन्होंने ज्वाइंट फॉर्म में भी एक मतलब एक अवार्ड जीता है, ठीक है, करेक्ट। इसके अलावा कंट्री एल्बम मतलब ये कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि बेस्ट कंट्री एल्बम और माइली साइरस के साथ, ठीक है, कहा कि बियॉन्से ने बेस्ट कंट्री एल्बम और माइली साइरस के साथ आई मोस्ट वांटेड के लिए बेस्ट कंट्री डुओ या ग्रुप परफॉर्मेंस का भी अवार्ड जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड, फिर आप देखिए एक मूवी आ गया, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग गोल्डन देखिए, तो जब हम एमिलिया पेरेस का नाम ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ऑस्कर पुरस्कार में एमिलिया पेरेस का नाम पढ़ा है, सर्वाधिक नामांकन हुआ था एमिलिया पेरेस का, ठीक है। एमिलिया पेरेस ने ठीक है, एमिलिया पेरेस ने सर्वाधिक, अब देखो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड क्या है, एमिलिया पेरेस, यहाँ पे देखो एमिलिया पेरेस ने जीता है। तो ऐसे कुछ कुछ अवार्ड भी एमिलिया पेरेस ने जीते हैं, ऐसा नहीं कि एमिलिया पेरेस ने जीता नहीं है। लेकिन आप जब बात करते हो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की, इस पुरस्कारों में इस वर्ष द ब्रूटिस्ट और एमिलिया पेरेस की धूम रही, यानी एमिलिया पेरेस ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भी धूम मचाई है। एमिलिया पेरेस ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भी धूम मचाई है। इसमें जिस 2 मूवी को मतलब जिस 2 मूवी का जलवा रहा है, तो उसमें एक तो ऑस्कर वाली एमिलिया पेरेस ही है, सर्वाधिक नामांकन था, और द ब्रूटिस्ट भी शामिल है, द ब्रूटिस्ट भी शामिल है। अब देखिए, हो सकता है एमिलिया पेरेस के संदर्भ में ऑस्कर और इसको इंटरलिंक करके क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो भी आप लोग तैयार रहोगे। देखिए क्या कि ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ब्रेडी कॉर्बेट द्वारा निर्देशित ब्रूटलिस्ट को मिला, वहीं म्यूजिकल श्रेणी में, ठीक है, यह पुरस्कार किसको मिला, एमिलिया पेरेस को मिला। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में कह रहा है कि हम ड्रामा मूवी के सीरीज में, मतलब ड्रामा मूवी कैटेगरी में, ड्रामा कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है वो द ब्रूटलिस्ट को मिला है। द ब्रूटलिस्ट, ड्रामा कैटेगरी में द ब्रूटलिस्ट, ठीक है, बूट से पिटाई होता तो क्या होता है, ड्रामा करते हैं लोग, ठीक है, आजकल बूट की पिटाई कहीं चल जाती है, तो ड्रामा लोग कर देते कहीं भी, तो ब्रूटलिस्ट ड्रामा कैटेगरी। और म्यूजिकल कैटेगरी में एमिलिया पेरेस ने जीता है, एमिलिया पेरेस ने। एमिलिया पेरेस की निर्देशक का नाम क्या है, तो यहां पे देखो ऑडियार्ड, ठीक है, जैक्यूएस ऑडियार्ड, ठीक है, तो जाना, ठीक है, ऑडियार्ड नाम में। और ठीक है, अब चाहो तो ब्रूटिस का भी एक बार नाम देख ही लेना, कोई ठीक नहीं है कि कब क्या उनका दिमाग फिर जाए और दे दे। तो ब्रेडी कॉर्बेट की मूवी का नाम है ब्रूटलिस, तो ब से ब्रूटलिस और ब से ब्रेडी कॉर्बेट, ठीक है, तो ऐसे भी याद कर लेना। ठीक है, ब्रूटलिस्ट कह रहा है, ब्रूटलिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी, डायरेक्टर का भी अवार्ड जीता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी अवार्ड जीता है। अच्छा, इसमें जैसे हमने ऊपर ऑस्कर में 2 मूवीज का नाम देखा, एक हमने देखा कि आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली जो मूवी का नाम था वो लापता लेडीज थी, उसके बाद से एक और मूवीज का हमने नाम देखा, 2 भारतीय मूवी का नाम वहां पे देखा था, ठीक है, एक शॉर्ट फिल्म थी। अब कह रहा कि आगे की भारत की एक निर्देशक है, नाम है उनका पायल कपाड़िया, इनकी एक मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इस पुरस्कार करा कि इन पुरस्कारों में 2 पुरस्कारों के लिए इसको भी नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, यानी जो आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड की कैटेगरीज में 2 कैटेगरी में आपकी पायल कपाड़िया की भी मूवी शामिल की गई थी, ठीक है, उसका नाम क्या था, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, एज लाइट, ठीक है। जिन 2 कैटेगरी में शामिल थी वो क्या थी, तो वो 2 कैटेगरी थी गैर अंग्रेजी मूवी की कैटेगरी, ठीक है, यानी नॉन इंग्लिश मूवी की कैटेगरी, ठीक है, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की कैटेगरी में शामिल थी। अब देखो ये हालांकि जीत नहीं पाती है, ये जीत नहीं पाती है, ठीक है, कह रहा ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय निर्देशक यानी पायल कपाड़िया के, मतलब किसी भारतीय निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में गोल्डन ग्लोब नामित किया गया था, ठीक है, मतलब इसके पहले सर्वश्रेष्ठ मूवी की श्रेणी में
गोल्डन ग्लोब अवार्ड में तो कोई नामित हुआ भी था कोई मूवी, बट पहली बार कोई डायरेक्टर गोल्डन ग्लोब के डायरेक्टर श्रेणी में नामित हुआ था, रजिस्टर नामित भी नहीं हो पाया था। पायल कपाड़िया फर्स्ट है। अब देखिए, अब आगे देखिए, ठीक है। अब ओवरऑल बात कर रहा है, ठीक है। क्या कि सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का पुरस्कार फ्रांस की एमिलिया पेरेज ने जीता, ठीक है। तो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म जिसमें एंट्री की थी पायल कपाड़िया की मूवी, ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उसको किसने जीता? एमिलिया पेरेज ने जीता, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने कहा? द ब्रूट लिस्ट ने जीता। किसने देखा? द ब्रूट लिस्ट ने, ठीक है। अच्छा, ये बाकी जो फैक्ट हमने देखा उसी को अरेंज करके आप लिख दिया गया है, इसको देख लेना। आगे कह रहा है आपका ब्राफ्टा फिल्म अवार्ड। हमने ऑस्कर देखा, हमने ग्रैमी अवार्ड देखा, गोल्डन ग्लोब देखा, अब ब्राफ्टा फिल्म अवार्ड देखो। कह रहा है कि जो ब्राफ्टा फिल्म अवार्ड है, एक तो हुआ कहां, इनका आयोजन कहां हुआ, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो रॉयल एल्बर्ट हॉल में इस फिल्म का आयोजन किया गया। कहां? रॉयल एल्बर्ट हॉल में इसका आयोजन किया गया। कह रहा है कि ब्रैडी कॉर्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूट लिस्ट, ठीक है, द ब्रूट लिस्ट, तथा एक फिल्म मूवी है कॉन्क्लेव, एक मूवी कॉन्क्लेव। तो द ब्रूट लिस्ट इसके पहले भी शामिल है, किसमें? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी शामिल थी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। और ब्राफ्टा फिल्म में भी कौन शामिल है? द ब्रूट लिस्ट शामिल है। लेकिन इसके साथ कॉन्क्लेव शामिल है, इसके साथ एक और मूवी शामिल है, उसका नाम है कॉन्क्लेव, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि बाफ्टा अवार्ड में ब्रूट लिस्ट की ब्रॉडी मतलब ब्रूट लिस्ट मूवी शामिल है जो कि ब्रॉडी कार्बेट की है। तो 20 से आपका बाफ्टा, ठीक है, और 20 से आपका क्या हो गया? ब्रूट लिस्ट, और 20 से क्या हो गया? ब्रैडी कॉर्बेट, ठीक है। और एडवर्ड हॉल की मूवी क्या है? एडवर्ड हॉल की एडवर्ड बर्गर मूवी है, ठीक है, एडवर्ड बर्गर। तो दोनों में एडवर्ड मैच कर रहा है, दोनों में एडवर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। नहीं, ये नहीं, एडवर्ड बर्गर गलत बोल दिया मैं, ठीक है। कह रहा कि ब्रैडी कॉर्बेट द्वारा निर्देशित ब्रूटिस्ट है, और एडवर्ड बर्गर द्वारा निर्देशित जो है वो कॉन्क्लेव है। नीचे लिखा हूं, सॉरी नीचे लिखा हूं, एडवर्ड बर्गर द्वारा जो निर्देशित है उसका नाम है कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव मूवी। अब हमको सारा मूवी, उनके डायरेक्टर का नाम, ठीक है, और उनकी अवार्ड्स को हमको क्या करना है? एक कॉलम बनाना होगा, ठीक है, और उसको एक चार्ट के तहत तैयार करना होगा ताकि भूले ना चीजें, ठीक है। क्योंकि यहां पे आयोग फंसाने की आपको कोशिश करेगी ही करेगी, और उसको पता है वो सक्षम भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी गैर अंग्रेजी में किसको मिला ये हमने पहले पढ़ लिया, ऑल वी इमेजिन एट लाइट को भी हमने देख लिया, ठीक है। अब बात आते हैं मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स, पहली बात तो इसका आयोजन कहां हुआ और जीता कौन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिस यूनिवर्स 2024 इसका आयोजन हुआ मैक्सिको सिटी में। मिस यूनिवर्स का आयोजन कहां हुआ? मैक्सिको में। नीचे लिखा मिस इंटरनेशनल, मिस इंटरनेशनल का आयोजन कहां हुआ? जापान के टोक्यो में। मिस इंटरनेशनल का आयोजन कहां हुआ? जापान के टोक्यो में। इसके बाद से लिखा मिस अर्थ, मिस अर्थ का आयोजन कहां हुआ? फिलीपींस में। मिस अर्थ का आयोजन कहां हुआ? मनीला के फिलीपींस में, फिलीपींस की मनीला में, ठीक है, फिलीपींस की मनीला में। फिर से तीनों याद करो। मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स का आयोजन कहां हुआ? मैक्सिको, यूनिवर्स मैक्सिको, मिस यूनिवर्स मैक्सिको में, ठीक है। मिस इंटरनेशनल टोक्यो, मिस इंटरनेशनल का आयोजन जापान के टोक्यो में। इसके बाद से आपका आ गया मिस अर्थ, मिस अर्थ का आयोजन कहां हुआ है? फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में, ठीक है। अब ध्यान देना, फिलीपींस के मनीला में। अब हमको क्या देखना? जीतने वाला